तो हेलो गाइस, सबको मेरा सलाम सादर प्रणाम। स्वागत है लेक्चर नंबर 48 लेकर के। और आज हम सीखने वाले हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दोबारा, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, इंफॉर्मेशन ज्यादा बताई थी मैंने वैसे, लेकिन ठीक है वापस देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 48 में आज हम देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसके बाद कुछ प्रोजेक्शंस है उनको देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपके लिए होमवर्क है, उस टेबल को आपको वापस ठीक से थोड़ा थोरो कर लेना है। ठीक है, तो आज बहुत कम चीजें देखेंगे, 5-5 मिनट का सेक्शन रहेगा, 15 to 20 मिनट्स में लेक्चर खत्म। ठीक है, बात यह है कि आई होप आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हो रोज। ठीक है, चाहे 2 घंटा, चाहे 1.5 घंटा, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन स्टडी किया करो। ठीक है, आफ्टर द 25 मिनट्स of the lecture which you see, you have to study for 20 to 25 minutes again guys. So please कम से कम 1 घंटा, अगर 2 घंटा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा प्रेशराइज मत करो खुद को, लेकिन यार इतना टाइम तो कम से कम देना ही चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के साथ वापस से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो हमेशा से अलग अलग प्लेन में ऑसिलेट करती हुई आती है, क्योंकि लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, लाइट सबसे पहली बात, और डुअल नेचर आगे वेव्स और पार्टिकल्स। लाइट दोनों इसमें कंसिस्ट, लाइट में 2 चीजें आती है, अगर रेगुलर लाइट में बोलूं मैं, कि वेव्स एंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि लाइट का डुअल नेचर है, और इस वजह से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ऑसिलेशंस भी इसके वेव्स और पार्टिकल फॉर्म में अलग अलग प्लेन में होते रहते हैं ऑसिलेट। अगर हम लाइट का क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमको। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है उस डायरेक्शन में, ठीक है, उसके परपेंडिकुलरली लाइट ऑसिलेट करती है, यानी कि लाइट समझो इस डायरेक्शन में तो ऐसे ऑसिलेट कर रही है, यानी कि परपेंडिकुलरली। ठीक है, ऐसे लाइट ऑसिलेट करती है। तो गाइस इतना ध्यान रखो, बस लाइट को अगर आपको पोलराइज करना है मतलब लाइट का नेचर चेंज नहीं कर रहा है, बस हमको क्या करना है, इसका जो अलग अलग ऑसिलेशन है अलग अलग प्लेन्स पे, उसको सिर्फ सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करवाना है, यानी कि सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट करेगी वो, अलग अलग यहां पे ऐसे सर्कुलर वेज में लाइट जो फैली हुई होती है ना, ऑर्डिनरी लाइट एकदम वाइब्रेटिंग मोड में, उसको सिर्फ सिंगल प्लेन में लाना है, चेंज कुछ करना नहीं है। और वो हम पॉसिबल कर सकते हैं निकोल्स प्रिज्म की वजह से, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया। ठीक है, ये बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रिवीजन ही चालू है, दूसरा मैंने टॉपिक नहीं स्टार्ट किया है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पॉसिबल है अगर किसी भी प्लेन लाइट को पोलराइज आपको करना है। पोलराइजेशन कंसेप्ट जैसे मैंने बताया कि सिंगल वेव फॉर्म में है ना लाइट हमको मिलेगी, किसमें से, निकोल्स प्रिज्म से पास करने के बाद, जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट का कैल्साइट, सिलिकॉन, ऐसे कंपाउंड्स है जो कि एक प्रॉपर स्पेसिफिक अमाउंट से बनाए गए हैं उस निकोल्स प्रिज्म को। तो फिर आपको मेरे छात्रों ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद प्लेन पोलराइजेशन हो गया। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि जो भी कार्बन स्ट्रक्चर्स है हमारे, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो भी ब्रांच्ड हैं, बेसिकली ब्रांच्ड है, या आप एलिफैटिक ले लो, एरोमेटिक ले लो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में उनको डाल दिया अगर बीच में, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट उनमें से पास होती है, तो क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन थोड़ा सा चेंज होता है डायरेक्शन। समझो ये इस दिशा में ऑसिलेट कर रही है, ऐसे जैसे मैं एरो दिखा रहा हूं परपेंडिकुलरली, लेकिन अगर मैंने लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन इसके बीच में लेके आ गया, मैं कौन सा सॉल्यूशन, लैक्टिक एसिड, जो कि बहुत सारे कार्बन इसमें है और ब्रांच भी बड़ा सा स्ट्रक्चर है अच्छा सा। ठीक है, लैक्टिक एसिड ले लो या शुगर ले लो, है ना, इसमें भी C12, H22, O11 ऐसा स्ट्रक्चर ले लो। अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन यहां पे लाता हूं तो होता क्या है, कभी कभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई सीधे चली जाती है, लेकिन कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी कि उस साइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, या तो इस साइड कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरफ। अब मैं बता नहीं पा रहा हूं, अगर लाइट है सीधी है लाइंस, थोड़ा राइट साइड है थोड़ा लेफ्ट साइड, यानी कि जो होता है, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी। ठीक है, लेवियो यानी कि लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, डेक्स्ट्रो यानी कि राइट साइड में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम इस किसी भी सॉल्यूशन पे इंसिडेंट कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशंस
उन लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक डायरेक्शन के राइट या लेफ्ट में रोटेट करते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो रोटेट नहीं कर पाते। अगर जो रोटेट करते हैं, हम कहते हैं कि उन सॉल्यूशंस में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जिन जिन सॉल्यूशंस में कायरल कार्बन होता है, जिन जिन सॉल्यूशंस में कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन मैंने बता दिया था क्या था पिछले लेक्चर में, जिन जिन सॉल्यूशंस में कायरल कार्बन होता है उन्हीं सॉल्यूशंस में कैपेबिलिटी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की, यानी कि ऐसी लाइट वाली जो ऑप्टिक्स है हमारे, ऑप्टिक्स यानी कि लाइट बेसिकली। तो लाइट जो है हमारा रोटेट करने की कैपेबिलिटी है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स में है जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आसान भाषा में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो फिर कायरल कार्बन ही उतनी कैपेबिलिटी रखता है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सके, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस हम इनको कहेंगे, ये दिखाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो, हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है हमने ये सीखा, और हमने वापस स्टीरियो आइसोमेरिज्म सीखा, ठीक है। अब देखो फर्क क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्वेबल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक डायरेक्शन में रोटेट किया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको पता चलता है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो टर्म है वो अरेंज की है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बिसाइड्स है एक स्पेशल अरेंजमेंट पे, जो कि कहा जाता है मॉलिक्यूल्स को कि स्पेशल अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट होगी, है ना। टर्शरी और जो टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स हम देखते हैं वो स्पेस में 3D में अरेंज होते हैं, तो उनकी स्पेशल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगी तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म उस मॉलिक्यूलर के स्पेस अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल और यहां पे मॉलिक्यूलर स्पेशल अरेंजमेंट पे दोनों डिपेंड करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं जो कि आपको रिमेंबर वाले सेंटेंस में दिख रहा होगा। तो यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी का ये कंसेप्ट था डेक्स्ट्रोरोटरी और लेवियो रोटेटरी। सिमिलरली डेक्स्ट्रोरोटेटरी को अगर राइट साइड को करती है तो उसको प्लस साइन हम कहेंगे, और लेवियो रोटेटर को माइनस साइन आप दे दो, ठीक है। जैसे कि मिरर फॉर्मूला में करते हो, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर होगा, है ना, लेफ्ट साइड पे होगा तो माइनस साइन, राइट पे होगा तो प्लस साइन, ऐसा करते हो। तो इस साइड पे भी यही याद रख लो, ऐसा है कि ठीक है, लेवियो रोटेटरी लेफ्ट साइड को यानी कि नेगेटिव साइन आएगी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को प्लस साइन आएगी। अब मैं एक बात बताता हूं, पिछले लेक्चर में मैंने सुपर इंपोजेबल कंसेप्ट को सिखाया था। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हाथ, कुर्सी, इनका डायग्राम्स बनाए गए हैं कि जो नॉन सुपर इंपोजेबल है और जो सुपर इंपोजेबल है, अच्छे से फर्क दिखाया गया है, जो मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दे दिया था। लेकिन इन्होंने और एक कंसेप्ट बताई है इसी बेसिस पे कि जो नॉन सुपर इंपोजेबल है, ठीक है ना, जो नॉन सुपर इंपोजेबल है और जिनका इक्वल एंड ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन होता है, यानी कि इनैंशियोमर्स, ठीक है। इनका क्या होता है, देखो बच्चों, मेरे शेरों, अच्छे से ध्यान देना है आपको। इनैंशियोमर्स मतलब क्या कि देखो, अगर मैंने एक ऐसा कोई सॉल्यूशन ले लिया, ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवियोरोटेटरी है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था 2-क्लोरोब्यूटेन हम पढ़ रहे थे, 2-क्लोरोब्यूटेन को, वहां पे उसकी मिरर इमेज एक दूसरे से नॉन सुपर इंपोजेबल है, यानी कि क्या, उन दोनों का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन मिरर इमेजेस उनकी नॉन सुपर इंपोजेबल है। यानी कि एक जो मेरा कंपाउंड है, एक जो ये वाला है कंपाउंड, वो क्या कर सकता है, वो लाइट को राइट साइड पे घुमा सकता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर सकता है क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन एटम है, ठीक है। और दूसरा जो मेरा मिक्सचर है वो क्या कर सकता है, उस चीज को लेफ्ट में घुमा सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा ना। ऑप्टिकल एंगल जो है मेरा, कि जितने एंगल से उस लाइट को रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ऑप्टिकल एंगल यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। ये 30 डिग्री से रोटेट करेगा, -30 डिग्री से रोटेट करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे पेयर को हम बोलेंगे इनैंशियोमेरिक पेयर्स, ठीक है, इनैंशियोमेरिक पेयर्स, ठीक है। ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमेरिक पेयर्स, जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने का तरीका, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस अलग अलग हैं। उस मिक्सचर को मैं बोलूंगा रेसिमिक मिक्सचर्स। क्या बोलूंगा मैं, रेसिमिक मिक्सचर्स, जो कि डेक्स्ट्रो और लेवियो रोटेटरी दिखा सकते हैं दोनों, है ना, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डेक्स्ट्रो और लेवियो रोटेटरी दिखाते हैं। बेसिकली वो ही होंगे, वो कौन से होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, है ना, अरेंजमेंट में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, उन्हीं का मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है, बाकी दूसरे किसी मिक्सचर का सेम नहीं आ सकता। तो उन चीजों को मैं रेसिमिक मिक्सचर बोलूंगा जिसमें डेक्स्ट्रो और लेवियो रोटेटरी
मिक्स हो जाते हैं, इसको मैं डिनोट करूंगा DL के साथ, क्योंकि डेक्स्ट्रोबियोलेवियोबियोर, तो DL में इसको नाम दूंगा, साइन प्लस माइनस दे दो आप, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है रेसिमिक मिक्सचर का, जो कि आपको दिख रहा होगा। इनैंशियोमर्स मतलब समझ में आ गया आपको? इनैंशियोमर्स मतलब क्या? जो कि ऐसे पेयर्स हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल है, दोनों के पास कायरल कार्बन एटम है, और जो कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ऑप्टिकल एंगल दोनों का अलग अलग है, ठीक है। साइन ऑपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पे इनैंशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर्स का आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी आप तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझ में आ गया। बस मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी अगर सॉल्यूशन में जिसमें कार्बन चेन्ड है, ब्रांच्ड है, और उसमें कायरल कार्बन एक्टिव है, कायरल कार्बन है, तो अब मैं बोलूंगा ऑप्टिकली वो कंपाउंड एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। बहुत सारे ब्रांच कार्बन्स भी हैं जिसमें एक्सेप्शन आता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाते, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सो प्लीज उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से एग्जांपल्स आप स्टडी कीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एग्जांपल्स, ठीक है। और आई होप स्कूल के भी, कॉलेज के भी लेक्चर्स आप अच्छे से कर रहे हो। अगर डबल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें पता चलेंगी, वहां से कुछ चीजें पता चलेंगी, और कहीं से कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो तो और अच्छी चीजें पता चलेंगी। सो द मोर यू रीड, द मोर थिंग्स यू गेट टू नो अगेन एंड अगेन, ओके। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगला हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और वेज फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यानी कि बेसिकली किसी भी 3D स्पेस्ड कार्बन कंपाउंड को, देखो बेसिकली बहुत सारे जो चेन स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो 3D में उनकी अरेंजमेंट होती है। यहां से एक मॉलिक्यूल आ गया, आगे से आ गया, सामने से आ गया, पीछे से आ गया, तो एक सिंपल प्लेन ऑफ पेपर में दिखाने का उसको आसान नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि कुछ सिंबल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हमको याद रखने चाहिए, जो कि सिंपल पेपर पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला कार्बन सामने आ रहा है, ये वाला कार्बन पीछे जा रहा है प्लेन ऑफ पेपर के, ये ऊपर होगा, ये सामने होगा एक एंगल पे। तो ऐसे जो हमारे डाउट्स हैं वो सिंपल प्लेन ऑफ पेपर पे दो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से आपने सीखा है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बेसिकली प्लस साइन हम देते थे, यहां पे होता है कायरल कार्बन एटम, जो कि इससे हम डिनोट करते हैं यहां से, और यहां पे सारे कंपाउंड्स होते हैं Br, Cl, H, CH, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, एक ही हमको पता है कायरल कार्बन एटम, यानी कि उसको अलग अलग सारे दूसरे जो है ब्रांच में जुड़े हुए होते हैं। कायरल कार्बन, इट इज नॉट रिटन एज C, द प्लस साइन इटसेल्फ डिनोट्स दैट इट रिप्रेजेंट्स अ कायरल कार्बन एटम। एंड अगेन यहाँ पे बॉन्ड वाला जो बात है, बॉन्ड्स अबाउ द प्लेन, बॉन्ड्स बिलो द प्लेन, यानी कि जो लाइट वाले बॉन्ड्स है ऐसे, ठीक है, वो बिलो द प्लेन है, ठीक है, यानी कि प्लेन है उसके पीछे आ रहा है, वो लगा जुड़ा हुआ है बॉन्ड, और अबाउ द प्लेन यानी कि प्लेन है, प्लेन के सामने आ रहा है, यानी कि 3D में आप इमेजिन कर सकते हो, थोड़ा सा, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। वेज फॉर्मूला में इन्होंने क्या बताया है, वेज फॉर्मूला में कोई भी अगर टेट्राहेड्रल हो स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल कार्बन कंपाउंड हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। टेट्राहेड्रल अगर कार्बन कंपाउंड हो तो यहां पे भी कायरल कार्बन कंपाउंड हम लिखते हैं, लेकिन C सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। समझो यहाँ पे ब्रोमीन है, वही एग्जांपल ले लेंगे, ब्रोमीन है, आयोडीन, और फिर हाइड्रोजन, एंड द अदर वन इज क्लोरीन, ठीक है। अब यहां पे बताया गया है, ठीक है, जो लाइट है, लाइट वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज बिलो द प्लेन, वी रिप्रेजेंट इट एज बिलो द प्लेन, ठीक है। और जो इन द प्लेन हम सिंगल लाइन जब दे रहे हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड मतलब नॉर्मल लाइंस, उसको बोलेंगे इन द प्लेन है, यानी कि जिस प्लेन पे मैं निकाल रहा हूं उसी पे। बिलो द प्लेन यानी कि इस प्लेन के नीचे, ठीक है, वैसे। और यानी कि क्या, एक सिंगल मतलब 2D में नहीं, आप 3D में इमेजिन करो। बिलो द प्लेन यानी कि क्या, मतलब एक कार्बन है, अगर बिलो द प्लेन ब्रोमीन और क्लोरीन सामने सामने, बिलो द प्लेन माने कि पीछे जा रहा है थोड़ा सा 3D में, अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो, ठीक है। तो उसके बाद जो डार्क लाइन आ जाएगी यहां पे, ऐसी वाली जो ऐसे बॉन्ड बना रहे, वो बोलेंगे अबाव द प्लेन। समझ में आ रहा है, अबाव द प्लेन है, ठीक है। अब ये बेसिकली टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स के लिए वेज फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको नीचे एग्जांपल्स भी दिया है कि उन एसिटिक एसिड एक है, ब्रांच्ड है, जहां पे आपको बोला गया है कि आप उस इनैंशियोमर को फिशर फॉर्मूला से या वेज फॉर्मूला से दिखाओ। सो आप उसको कर लेना बेसिकली, और ब्रोकन लाइंस और बोल्ड लाइंस ये आपको याद रखने। अब इसको वेज फॉर्मूला क्यों बोला गया है मालूम है क्या? देखो, सॉलिड वेजेस, वेजेस यानी कि बेसिकली लाइंस, ठीक है,
वेजेस यानी कि बेसिकली लाइंस। तो वेज फॉर्मूला क्यों बोला गया है? क्योंकि लाइन में वेरिएशन आ रहा है और उसी से फॉर्मूला बन रहा है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है रिटर्न थ्योरी वाला। वेजेस यानी कि बेसिकली लाइंस। तो वेजेस अगर अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उसी से हमको पता चल रहा है कि कौन सा अबाव है, कौन सा बिलो है, कौन सा प्लेन में है, ठीक है। तो ऐसी चीजें पता चल रही है। प्लेन आप समझ लो, ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन यानी कि वो वाला नहीं, प्लेन ये नॉर्मल, मतलब जिस पेपर पे, प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर पे आप निकाल रहे हो। और अगर बिलो द प्लेन बोला है तो आप समझ सकते हो, बिलो द प्लेन यानी कि प्लेन के नीचे, यानी कि 3D में इमेजिन कर सकते हो नीचे जा रहा है। अबाउ द प्लेन यानी कि ऊपर आ रहा है 3D में, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस याद रखो कि लाइंस कैसी चेंज हो रही है। डॉटेड लाइंस बिलो द प्लेन के लिए और डार्क लाइन अबाउ द प्लेन के लिए, बस, और कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई है हेलो अल्कीन्स की, उसको हम देख लेंगे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन दूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सबसे बहुत जरूरी क्वेश्चन SN1 SN2 मैकेनिज्म। SN मतलब कि क्या, चलो SN1 SN2 इतने जल्दी नहीं आपको इंट्रोडक्शन करवाता मैं। SN मतलब इतना समझ लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN, ठीक है। SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SE होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक डिनोशन से न्यूक्लियोफिलिक आपको पता है, न्यूक्लियस लविंग, यानी कि क्या, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और वो पॉजिटिव चार्ज का भूखा होता है बेसिकली। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज का भूखा होता है, बस। तो ऐसे अगर कंपाउंड्स आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक चलते रहते हैं कंपाउंड्स पे, ठीक है। तो उसी बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब बेसिकली क्या, आपने लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा कि x की वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू 2 है और यहां पे लिखा गया है x + y = 3, है ना। तो x की वैल्यू यहां पे x निकाल के आप 2 डाल दो, यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना x है उतना ही 2 है, बेसिकली ये था, आपको याद आ रहा है। तो जितना x है उतना ही 2 है, तो यहां पे डाल दो 3 - 2 y will be 1, है ना, ये आपको बेसिकली पता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वही है कि अगर हम उस चार्ज को ना, उस अच्छे पूरे बॉन्ड को चेंज ना करते हुए बस उस कंपाउंड को निकाल के ज्यादा रिएक्टिव वाला कंपाउंड वहां पे डाल देंगे, सॉरी रिएक्टिव वाला एटम वहां पे डाल देंगे। जैसे कि यहां पे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है एक, अगर हलाइड है मेरा एक्वियस सॉल्यूशन में RX, ठीक है। अब इसको है, इसको कोई चार्ज है, अगर मैं OH माइनस वाला इसके साथ रिएक्ट करूंगा तो ROH अल्कोहल बन जाएगा और X माइनस नेगेटिव वाला चार्ज हलाइड बाहर निकल के आएगा, हलाइड आयन बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे बेसिकली। इसको भी नेगेटिव चार्ज है, इसको भी नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड की पोलैरिटी ना हिलाते हुए, डगमगाते हुए उसी को लेकर के एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो लोग, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई बदल नहीं करना है, बदलाव नहीं करना है। जैसे कि यहां पे और एक एग्जांपल है आपको, अगर यहां पे दिख रहा होगा, मैं कहां पे दे रहा हूं, ठीक है, इसमें देख लो। अगर Cl में देखो, यहां पे कैन यू रिकॉल में है, क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। कैन यू रिकॉल में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक सामने रखा करो, टेक्स्ट बुक सामने रखा करो। कैन यू रिकॉल में देख सकते हो CH3 CH2 OH प्लस इन्होंने किससे ऐड किया है, HCl से, और ZnCl का कैटलिस्ट है, ZnCl2 एनहाइड्रस ही होगा। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें कि CH3 CH2 और OH यहां पे नेगेटिव चार्ज है, Cl भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है क्योंकि चार्जेस सेम है। इसकी पोलैरिटी ना हिलाते हुए हमने प्रॉपर्ली OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl से, और फिर यहां पे आ गया H2O बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो बहुत लोगों को आपको पता ही होगा। बस आपको याद इतना रखना है, आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि उसकी बॉन्ड पोलैरिटी खराब ना होने पाए, ना रिएक्शन स्टेबिलाईजेशन, जो कंपाउंड का स्टेबिलिटी होता है वो ना हिलने पाए, ठीक है। आप किसी से भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते यहाँ पे। आप जैसे कि अगर हो CH3 CH2 OH है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड की पोलैरिटी स्पेसिफिक, यानी कि CH3 CH2, आप यहाँ पे OH को निकाल के H नहीं डाल सकते, यानी कि CH3 CH3। ये प्रॉपर इथेन ऐसा नहीं बन सकता ना, ये इथेन नहीं बन सकता, इट्स अल्कोहल। अल्कोहल टू इथेन अगर बनाना इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, बट अगर HCl से आप रिएक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स Cl ही वहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, दैट्स द नेचर, समझ रहे हो, दैट्स द नेचर। OH को नेगेटिव चार्ज है तो OH निकल करके Cl जाएगा, वहां पे H नहीं जा सकता और ये इथेन नहीं बन सकता, समझ लो, ठीक है। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट द पोलैरिटी इन द कंपाउंड व्हिच वी आर सीइंग। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बोला, आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लो, जहां पे अलग अलग तरह के आइसोसाइनाइड, ईस्टर्स, इथर, ऐसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। उन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स को अगर याद रखोगे तो SN1 SN2 मैकेनिज्म पे
क्वेश्चंस जो आते हैं आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे कि अटैक कहां से होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में आप समझ रहे होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस कंपाउंड को और वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक पीछे से, आगे से, कहां से ज्यादा रिएक्टिवनेस में होता है, किससे होता है, तो मैं सब सिखाऊंगा अच्छे से आपको। लेकिन उसके पहले आपको ये काम करना है एक, कि आपको इस टेबल को थोड़ा हो जाना है, थोड़ा सा टेबल को आपको रीड कर लेना है। यहां पे रीजेंट है, अल्किल हलाइड है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, जितने भी आपको सबको ठीक से करना है यार। देखो नाइट्रो अल्केन है, इथर है, ईस्टर है, प्राइमरी अमाइन कैसे बन रहा है, किस किस का प्रेसिपिटेट बन रहा है कुछ चीजों में, जहां पे सिल्वर के जो आयंस है उसको भी यूज किया गया है और वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक बार अच्छे से रीड कर लो। बात करेंगे रिएक्टिविटी की, बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल कैसे पीछे से अटैक करता है, कैसे आगे से अटैक करता है, मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन होने का, और ये मैकेनिज्म प्रिडिक्टेड है, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म हो रहा होगा और ऐसा ही होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड आंसर भी मिलते हैं ना एंड में, फाइनल प्रोडक्ट जो मिलते हैं एक्सपेक्टेड मिलते हैं, यानी कि जो भी साइंटिस्ट ने मैकेनिज्म हमारे लिए डिजाइन किया है प्रॉपर रिएक्शन के लिए, बोथ द मैकेनिज्म्स आर करेक्ट एंड अप टू द पॉइंट। सो वी हैव टू स्टडी इट प्रॉपर्ली और मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से सीखना है। और कुछ डाउट्स हो, सजेशंस हो, प्लीज बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 49 में, जल्दी 50 तक पहुंच जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत है और अच्छे से आगे तक बढ़ेंगे गाइस। देखो पहला लेसन थोड़ा सा बड़ा है मुझे पता है, लेकिन उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली बेसिक यहां पे खत्म हो जाता है। अब डू यू नो में साइनाइड आयन की कैपेबिलिटी को दिखाया गया है, वहां पे कंसेप्ट है एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स, उसको भी पढ़ लो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और मैकेनिज्म अगर पढ़ सको, वहां तक पहुंच सको तो जरूर पढ़ना, बोर हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर में इंटरेस्टिंग वे से मैकेनिज्म आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। सो हियर वी एंड द लेक्चर एंड आई सी यू इन द लेक्चर नंबर 49। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना मत भूलना, ठीक है। जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा मेरे अंदर से आपके लिए निकलेगा। सो इट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतना ज्यादा मैं आपको आउटपुट दे पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, एफिशिएंसी पूरी दे रहा हूं, 100% कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आए। अगर कोई मेरे बच्चे हैं जेन्युइनली देख रहे हैं 12th के, डाउट्स होंगे तो प्लीज यार पूछो। टेलीग्राम पे चैनल है दीक्षा कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसको भी यार फॉलो कर लो, उस पर भी आप डाउट सजेशन बोल दो तो उसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 49 में, तब तक के लिए मेरे शेयरों को गुड बाय।